which intelligence acts upon experience for the purpose. तो यह सोच एक कौशल्य है जिसके माध्यम से बुद्धि के उद्देश्य के लिए अनुभव पर कार्य करती है। हमारा अनुभव उसका बहुत सोचने की शक्ति में, सोचने की प्रक्रिया में, इंटेलिजेंस के ऊपर हम सोचते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला अनुभव कैसे रहा और उस अनुभव की रेफरेंस लेकर हम अब कैसे सोचेंगे, कैसे विचार करेंगे, क्या स्टेप लेंगे। तो इस तरह से हमें हमेशा जो इतिहास है, इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पहले अनुभव है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महान अशोका के समय से यह विद्या जो है अन्वीक्षकी, सोचना कैसे चाहिए, और उन्होंने सक्सेसफुल उनका जो पूरे विश्व में उनका राज फैलाया, वो किस तरह से फैले हैं। हमारा अधपतन हुआ है और वह भी तो एक्सपीरियंस है। वह भी एक्सपीरियंस बताया जाता है कि दुश्मन को कभी भी भरोसा या विश्वास न करे। यह बहुत महत्वपूर्ण इसमें से सीख मिलती है। जो बृहद्रथ का वध के कारण हमारा एक पैर फिसल गया, तो इससे हमें पूरा का पूरा गुलाम बनाया और गुलामी की होड़ में हम अभी तक पिसते रहे हैं। यह करेक्ट नहीं हो रहा है और इसके लिए एंटीडोट दवाई हम निकाल रहे हैं और हम कामयाब भी हो रहे हैं। अब कामयाब होंगे, मगर पहले जैसे इमोशनल, भावनात्मक रूप से नहीं होंगे। विचार, सोच विचार के साथ होंगे और उस विचारधारा को आगे बढ़ा के उछालकर हम अपने दुश्मनों को धारातीर्थी करेंगे, धाराशाही करेंगे। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कार्य करते समय, लड़ते समय, विचार करते समय पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, पहला किस चीज को महत्व देना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं, क्योंकि दुश्मन हमारा बलाढ्य है, वो होशियार है, चालाक है, तो हम भी उसको उसी तरह से जवाब देना चाहिए, उसी तरह से उसे काउंटर करना चाहिए। तो जब वो इंटेलिजेंट है, सोचकर हमारे ऊपर उसने ये लाद दिया है, जो जातियां निर्माण की है और उसके चक्कर में सबको फंसा के रखा है, तो इसको अगर धारा तीर्थी करना है, धाराशाही करना है, उसका विमोड़ करना है, तोड़ना है, तो हमें किस तरह से पेश आने चाहिए, यह बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। तो यह जो डेफिनेशन है, व्याख्या है, वह एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इंटेलिजेंट रहते हैं। एडवर्ड डी बोनो जी ने बहुत कार का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जन्म से कोई भी बुद्धू नहीं रहता है, सभी लोग समान रहते हैं, सभी बुद्धिमान रहते हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि बुद्धिमान आदमी अपनी विचारधारा को कैसे रखे, कैसे विचार करे, कैसे विचार करने की क्या कला, क्या तरीका अपनाए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि कोई पावरफुल कार रहती है तो उसका जो हॉर्स पावर है
वो उसका पोटेंशियल है, वो उसकी प्लस की बाजू है। और उसको पावरफुल कार को अगर पावरफुल आदमी, होशियार ड्राइवर, होशियार चालक चलाए तो कार बहुत अच्छी चलेगी, स्पीड में चलेगी, अच्छी चलेगी। मगर कोई नौसिखिया, कोई अकुशल ड्राइवर अगर उसको ड्राइव करे तो बहुत गड़बड़ होगी। पावरफुल कार को नौसिखिया आदमी होगा तो वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएगा, गड़बड़ करेगा, स्लो चलेगी और कहीं ना कहीं तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगी। उसी विरुद्ध में अगर कोई कार बहुत पुअर हॉर्स पावर की हो, पुअर परफॉर्मेंस की हो, मगर ड्राइवर अच्छा एक्सपर्ट हो और वह उसको गाड़ी से बहुत अच्छी तरह से चलाएगा तो गाड़ी अपना लक्ष्य, उद्देश्य जो है सफलता से जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। तो इसके चलते हुए हम यह भी सोचते हैं कि पावर इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इज द ड्राइविंग फोर्स। तो यह बहुत शक्ति संभावना की शक्ति है और संभावना ही सोच का चालक है, यह आप सभी जानते हैं। और इसीलिए यह सोचना बहुत जरूरी है। यह टूल्स है, यह पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसको देना है, यह टूल हम अब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है उसके व्याख्या जो अपने किताबों में दी है वो मैंने यहाँ नोट कर दी है। FIP is the crystallization of the process of picking out most important factors, objectives, consequences, etc. ये जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है, यह घटक जो और ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य जो है और इसके परिणाम, उसको ध्यान में रखते हुए यह इसका बैलेंस करते हुए जानबूझकर विचारों की श्रृंखला तैयार करना और उसमें महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकताएं देना, यह बहुत जरूरी बनता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे विचारों की श्रृंखला जो है यह भगवान गौतम बुद्ध से शुरू हो गई और उन्होंने प्राथमिकताएं इसके लिए दी कि सोच विचार करने वाला समाज बनाया। पहले उन्होंने 5 लोगों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि हम इस तरह से कामयाब हो सकते हैं, यह पंचशील है, आप सभी को जाके बता सकते हैं। उसके बाद महान अशोका ने उनका जो मूवमेंट है वो आगे लेके गए, शिलालेखों के द्वारा, प्रचार प्रसारों द्वारा उनका पंचशील तत्व जो है वो उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और बाबा साहब ने अनाइलेशन ऑफ कास्ट में भी कहा है कि मौर्य सम्राट जो है, मौर्य का जो राज है वो उसके पहले बुद्धा की जो मूवमेंट थी वो उसके काम में आ गई। तो इसके लिए वो बुद्धा की विचारधारा बहुत जरूरी बन गई। फिर महान संत रविदास जी ने भी प्रायोरिटी किसको दी है, जाति को प्रायोरिटी दी है। समता, स्वातंत्र और बंधुत्व पर आधारित समाज अगर बनाना है तो जाति तोड़ना है। जात में ही जात है, सो केलन में पात, रविदास जात का रोग, जात ही न जात। इस तरह से उन्होंने
अंधविश्वास जो बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट में कहा है, जो इस सब चीजों की जड़ है, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए हम काम कर रहे, विचार कर रहे, सोच कर रहे, टूल्स अपना रहे, इस सब की विचारधारा जो है, ये जड़ है, यह कास्ट में है। तो पहले इस जाति को तोड़ना है। जाति अगर टूट जाए, कमजोर बन जाए, तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरह से फुले साहब ने भी प्रायोरिटी दी। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी किसके लिए? शिक्षा के लिए। अपनी बीवी को भी शिक्षक बनाया और एक मुस्लिम महिला फातिमा जी, उनको भी शिक्षक बनाया। उनका घर से निष्कासित किया। महात्मा फुले जी के पिताजी ने घर से उनको हकाल दिया। उनको रहने के लिए आश्रय नहीं था, कोई छत नहीं थी, मगर उन्होंने वो प्रायोरिटी नहीं समझी, घर प्रायोरिटी नहीं समझा। उन्होंने प्रायोरिटी ये समझा कि मैं कहीं भाड़े से रहूं। यहाँ भी उन्होंने थिंकिंग स्किल अपनाया कि प्रायोरिटी किसको देनी है। तो उन्होंने भाड़े का घर लिया, जो एक मुस्लिम भाई ने उनको भाड़े का घर दिया और वहां उन्होंने स्कूल चालू किया। मगर खुद का घर बिकत लेने में अपनी ताकत खर्चा न करते हुए उन्होंने विद्या पहले इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने विद्या विना मति गेली, मति विना नीति गेली, और उसका ट्रांसलेशन भी आप सभी लोग हिंदी इंग्लिश में तो जानते हैं। इस तरह से आप पुरुषों ने जो प्रायोरिटी कही है, बनाई है, दिखाई है, हमें उनके पदों पे ही चलकर कामयाब होना है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो फुले जी के बाद शाहू महाराज ने भी जाति को तोड़ने के लिए आप इस देश में 1902 में पहली बार रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की। और रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की तो पहली प्रायोरिटी उन्होंने ये 50% जो अछूत, जो जो बैकवर्ड लोग हैं उनको दी। और बाबा साहब ने बाद में एनालिसिस कास्ट में लिखा, मगर उन्होंने पहले ही रोटी बेटी व्यवहार करने के लिए कांबड़े नाम के शख्स को होटल खोल के दिया और खुद उसमें जाके चाय और नाश्ता, तो सभी दरबारी उनके साथ नाश्ता और चाय लेते थे। इस तरह से महापुरुषों ने जाति को तोड़ने की भरसक प्रयत्न किया। बाबा साहब ने भी, वो तो मील का पत्थर है, कास्ट इन इंडिया, एनालिसिस ऑफ कास्ट, यह लिखकर बाबा साहब ने भी प्रायोरिटी किसको दी? प्रायोरिटी शिक्षा को दी, विचार को दी। बाबा साहब ने भी कहा है कि राजकारण के पक्ष बनाने के पहले आत्मा की और मन की मुक्ति बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी बहुत उदाहरण दिए कि गुरु नानक जी का जो प्रचार प्रसार का काम था, उसके बाद में सिख राजाओं का आना बहुत अच्छा हुआ, तथा शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में है, उस संतों ने जो काम किया, उसके बाद शिवाजी महाराज को भी सुकारिता से राज करने का मौका मिला। तो इस तरह से बाद में बाबा साहब के बाद कांशीराम जी ने, महानायक कांशीराम जी ने भी जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा लगाया। और जो बाबा साहब ने 340 कॉन्स्टिट्यूशन का, घटना का, संविधान का 340, 341, 342 में क्रमशः ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, उनका जो दर्जा दिया, उनको 6,500 जातियों को 3
कैटेगरी में बांट दिया। तो महानायक कांशीराम जी ने उन सभी जातियों को जो 3 भाग में थी, तो उनको एक ही आइडेंटिटी दी, एक ही समाज दिया और उसको बहुजन समाज करके नाम रखा। तो इस तरह से ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए जो इन महापुरुषों ने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी, इसका यह विजय है। तो इसलिए हमें हमारा जो कल आपने वगैरह लक्ष्य वगैरह सुना, एजीओ का टूल हमारे विद्वान साथी ने बताया, तो इसके तरफ बढ़ते हुए हमने हमेशा प्राथमिकता ये ऐसी चीजों को देना है जिससे हमारी बात बन सकती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या क्या प्राथमिकता दे सकते हैं, क्या क्या टूल में हम अपना सकते हैं। तो with the FIP tool we try to see what really matters। यहाँ क्या चीज मैटर होती है, प्रभावित होती है, कंसीडर होती है, यह हमें देखना बहुत जरूरी है। हमें जाति तोड़ो समाज जोड़ो जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है, इसमें क्या मैटर करता है। यह बाबा साहब के कहने के मुताबिक जो इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, यह बात तो सही है, मगर यह क्या पूरक है, क्या यही अंतिम है क्या, यह भी सोचना चाहिए। तो वह तो एक एक उसमें एक बाबा साहब ने कहा कि एक बात हो सकती है जिससे जातियों का कमजोर होना मुमकिन है, मगर सबसे ज्यादा शास्त्र पुराना वेदा इसको तहस नहस जब करेंगे, जब हमारे ओबीसी बहुजन समाज के लोगों के दिमाग जो बेड़ियों में जकड़े हैं, जो पुराण शास्त्र श्रुति स्मृति इसमें जकड़े हैं, उसके बेड़ियों से से इसको आजाद करेंगे, तब हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी बात यह है कि नॉट एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। जैसे कि बाबा साहब का उदाहरण हम दे सकते हैं। बाबा साहब ने देखा कि उनका बच्चा बीमार था और मरने के द्वार पर था, और वहां गोलमेज परिषद इंग्लैंड में उनको जाना था। तो उन्होंने तब शब्द निकाले कि मेरे करोड़ों बच्चे हैं, मैं एक बच्चे के पीछे अगर रहूं तो करोड़ों बच्चों का नुकसान हो जाएगा, इसके लिए मेरे करोड़ों बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाला, उनके लिए लड़ने वाला, झगड़ने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और उन्होंने प्रायोरिटी दी उस चीज को, अंग्रेजों के साथ लड़ना झगड़ना, यहाँ इस देश के लोगों के साथ लड़ते झगड़ते हमारे लिए उन्होंने गोलमेज परिषद और बड़े बड़े कमीशन के सामने हमारी बात रखी और हमको कंसेशन, रिजर्वेशन और बहुत सी सहूलियत दी। तो इसके लिए प्रायोरिटी बाबा साहब ने अगर अपनी फैमिली रखी होती तो आज के ये दिन देखने नहीं पड़ते थे। तो तीसरा बात यह है कि when we have clear view of the priorities we can choose between the various alternatives। तो वही बात है कि अगर हमको प्रायोरिटीज पता है, तो बाबा साहब ने यही सोचा कि मैं अगर जाऊं तो ये तो डॉक्टरों का काम है, डॉक्टर को बुलाकर दवा पानी करके मेरे बच्चे को सही कर सकते हैं, तो मेरे यहाँ रहने की
जरूरत नहीं है तो डॉक्टरों का काम है। तो मेरी प्रायोरिटी जो है वो कमीशन में जाना, फॉरेन में जाके अपने लोगों के लिए लड़ना, वह प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से we can decide which alternative best matches priorities। अगर प्रायोरिटीज है तो उसके लिए जो अल्टरनेटिव्स है तो उसमें कौन सा सही उसमें बैठ, यह भी प्रायोरिटी डिसाइड करने के समय में सोचना जरूरी है। और द प्रायोरिटीज एंड अल्टरनेटिव्स मे हैव बीन सेट अप राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द थिंकिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआती में 1300 मेरी आवाज आ रही है? तो सोचने की शुरुआत करते समय अल्टरनेटिव क्या है, प्रायोरिटी क्या है, यह अगर सोचे तो हम बहुत अच्छी तरह से थिंकिंग कर सकते हैं। और द मोर स्ट्रिक्ट यू आर अबाउट द प्रायोरिटीज, द इजियर डिसीजंस बिकम। ये एडवर्ड डी बोनो जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जितने आप स्ट्रिक्ट रहेंगे प्रायोरिटी के बारे में, प्राथमिकता के बारे में, उतना यह आपका डिसीजन सुलझा रहेगा, आपका डिसीजन इजी रहेगा। तो इस तरह से एफआईपी जो है, जो समथिंग आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी में some things are more important than others तथा some factors are more important than others। जो भी फैक्टर होते हैं, कास्ट एनालिसिस के जो भी फैक्टर होते हैं, वह हमने रोटी बेटी व्यवहार के से ही ज्यादा अंधविश्वास, हमने ना सोचने वाला समाज को सोचने वाला समाज बनाना, यह फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सम कॉन्सिक्वेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। जो परिणाम है, परिणाम का स्वरूप, फल सोचते हुए हमने डिसीजन लेना है, प्रायोरिटी लेना है। जैसे कि कई कई जगह पे लोग भावना विवश होकर एक धर्म से दूसरे धर्म में ट्रांसफर होते हैं, धर्मांतर करते हैं। तो भावना विवश में आकर हमने ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें नुकसान हो, जिससे हमें फायदा कुछ न हो, बाकी हम टारगेट बन जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ, बाबा साहब ने कहा भी है, निमूटपणे, निश्चयने और सातत्याने, साइलेंटली, डिटर्मिनेटली और कंसिस्टेंटली हमें कार्य करना चाहिए। साइलेंस हमारे काम में रहना बहुत जरूरी है। गादा वादा, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, इसके चक्कर में हमने नहीं जाना चाहिए। तो इन थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन, आफ्टर you have generated a number of ideas, you have to decide which ones are the more important ones so that you can do something about them। फिर वही बात आती है, बाबा साहब ने हमारे लिए जो लड़ाई ली, तब बाबा साहब ने पत्रकारिता को अपनाया, मुखपत्र निर्माण किया और उन्होंने डिसाइड किया इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी आवाज कैसी है। हमारे मनी माफिया मीडिया तो हमारे नहीं है, तो मीडिया को बाबा साहब ने तैयार किया। महानायक कांशीराम जी ने भी मीडिया करता था और उससे हम सभी को प्रचार प्रसार अच्छी तरह से कर सकते थे। तो प्रायोरिटी, प्राथमिकता, यह तय करने के समय में हमने यह
बहुत विचार करना बहुत जरूरी है। फिर FIP इज अ जजमेंट सिचुएशन व्हिच रिक्वायर्स नो एब्सोल्यूट आंसर्स। यह जब हम जजमेंट लेते हैं, एक सोचते हैं, एक दिशा तय करते हैं, तो उसमें जवाबदेही पना टाल देना चाहिए। एक डिसाइड किया तो उसके तरह ही चलना चाहिए। इसके लिए जवाबदेही रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इट इज अ पर्सन एंड और सिचुएशन स्पेसिफिक। इंसान को प्रायोरिटी के तौर पे आगे करना है या परिस्थिति को तय करना है। यह जो सोच विचार करने वाली व्यक्ति है उसने सोचना चाहिए। और इट इज अ crystallization of the process of picking out the most important ideas। ये क्राइस्टलाइज करके, बांट करके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फैक्टर क्या है, इसका परिणाम क्या है और इसकी जरूरत क्या है और इस स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे काम करेगा। यह भी क्राइस्ट विचार के समय, प्राथमिकता की विचार करने के समय क्या चीज इंक्लूड करना चाहिए और क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, यह भी हमने सोचना चाहिए। तो पहली बात है, some priorities have to be included। सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। जैसे कि मैंने पहले कहा, भावना विवश होकर हम धर्मांतर करते हैं मगर उसमें बाद में बैकलैश हो सकता है, हमारे ऊपर और अन्याय अत्याचार बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने सेफ्टी देखना भी बहुत जरूरी है। जब हमारे विचार तो अच्छे हैं मगर कोई बड़ा जन समुदाय है और वो कोई हमारे खिलाफ का काम कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, कुछ चीज की बातें कर रहे हैं, तो हमें अकेले में जाकर उसके विरुद्ध में बातें नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी देखनी चाहिए, हमें ह्यूमन राइट देखने चाहिए, मानव अधिकार को देखनी चाहिए। तो इस तरह से हम जब एरोप्लेन में भी बैठते हैं तब भी सेफ्टी देखनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि यह सेफ्टी इंक्लूड करनी चाहिए और कहीं भी लूज टॉक या अकेले भिड़ंत में अवॉइड करना चाहिए, टाल देने चाहिए। दूसरा है, ईज ऑफ मैन्युफैक्चर इज यूजुअली अ प्रायोरिटी दैट हैज टू बी इंक्लूडेड बाय डिजाइनर्स। कॉस्ट इज अ फैक्टर that has usually to be included in setting up any business, so are profits। यह एडवर्ड डी बोनो का जो दिया हुआ डायरेक्शन है और यह डायरेक्शन तो बताया गया है कि आप फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते, फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, तब हम चाहिए जमीन कहाँ लेना है, कितने पैसे में लेना है, लेबर कौन से है, कौन से नहीं लेने चाहिए, यूनियन को इस चीज नहीं चाहिए, उस लोगों के, उस कौम के वर्करों को भर्ती नहीं करना चाहिए। यह भी इंक्लूड क्या करना है और अवॉइड क्या करना है, यह भी हमने सोचना चाहिए। तो यह भी प्राथमिकता बहुत जरूरी है। Some priorities have to be avoided। Fabric by spread of casteism। हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में कास्टिज्म को बढ़ावा कैसे ना मिले, कैसे आपस में भाईचारा हो, कैसे कोऑपरेटिव सिस्टम लागू हो जाए, यह देखना सोचना बहुत जरूरी है। तो कास्टिज्म अवॉइड करना चाहिए। और ये शार्प वेज एंड डिटैचेबल पीसेस ऑफ टॉयज फॉर यंग चिल्ड्रन, यह तो फैक्ट्री का अमेरिकन सोच विचारधारा है
कि जब वो फैक्ट्री हम पैदा करेंगे तो उसमें ऐसे खिलौने पैदा करना चाहिए जो जिसको ईजा न हो, इंजरी न हो। देन फियर इन मेडिकल केयर, मेडिकल केयर भी हमने अवॉइड करनी चाहिए। जो इलाका जो अभी कोरोना का इलाका है, ऐसे कोरोना के ज्यादा इलाकों में लोग धंधा नहीं करने चाहिए। जैसे कि बंबई में आजकल कोई धंधा करना ही नहीं चाहता है, विजिट भी नहीं करनी चाहिए, तो वो अवॉइड करनी चाहिए, तो अवॉइड करते भी है लोग। तो मेक इट डिफिकल्ट टू चीट, फ्रॉड एटसेट्रा। तो ऐसी हमने तटबंदी करनी चाहिए धंधे में। ये भी दूसरा एग्जांपल है धंधे के लिए। ऐसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें चीटिंग ना हो या कम हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रायोरिटीज, कितना स्लाइड बताओ। हाउ मेनी प्रायोरिटीज when you look at list of factors, for example choosing STM, you might find that all of the factors seem to be priorities. जैसे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के समय में हमें यह चाहिए कि हमारा राज होना चाहिए तथा हमारा एक कास्टलेस सोसाइटी होके एक रिलीजन होना चाहिए। बहुत सी पॉसिबिलिटी लगती है और सभी समान रहती है, सभी समान लगती है, मगर हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में पहले तो जिस कारण से अपना बहुजन समाज बेड़ियों में जकड़ा है, जिसके ऊपर राज्य करता है, जो मन और आत्मा मुक्त नहीं है, उसको छुड़ाने की पहली प्रायोरिटी करना बहुत जरूरी है। तो प्रायोरिटीज में से हम वही प्रायोरिटी चुननी चाहिए जो हमें फायदेमंद हो, जो हमारा कल एम्स गोल ऑब्जेक्टिव जो है वो सफल हो जाए, उसके लिए सही प्रायोरिटीज में से हमने चुननी चाहिए। यूजुअली केस कैन बी मेड फॉर द इम्पोर्टेंस and value of most things if we try hard enough, but the point of FIP is to force us to make choices. जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है उसमें हमें बाध्य करते हैं कि चॉइस करने के लिए हमने कौन सी प्रायोरिटी चुनना है, यह हमें परिस्थिति बाध्य करती है। तो परिस्थिति के अनुसार हमने चलना है और exercise to set artificial limit to the priority. This limit could be 3, 4 or 5 priorities, 3, 4, 5 जितनी भी हो सकती है। प्रायोरिटीज तो बहुत हो सकती है, हम सोच भी सकते हैं कौन सी प्रायोरिटीज रहेगी, वह भी सोच सकते हैं, मगर उसमें से ही हम सीरियसली कौन सी प्रायोरिटी हमें मैटर करती है, कौन सी हमें जरूरत है, विच यू नीड टू स्टिक आर्टिफिशियल लिमिट, यह देखना बहुत जरूरी है। और विच कौन सी हमें गुड थिंकिंग डिसिप्लिन प्रोवाइड करेगी, यह भी देखना चाहिए और उस तरह से प्रायोरिटीज हमने सोचना चाहिए। अब यह मैंने एक लास्ट एक ये स्लाइड चुनी है। यह जॉन सी मैक्सवेल करके एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जो एडवाइजर है एडवर्ड डी बोनो जी के जैसा। आइए स्लाइड दिखाइए, स्लाइड दिखाइए। स्लाइड, हाँ स्लाइड ही दिखा रहे, स्लाइड यहाँ पे नहीं दिखा रहे। हाँ ये ग्राफ है, ग्राफ है, स्लाइड इसमें नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये ग्राफ है, ये मैंने हाथ से निकाला है। उसमें y एक्सिस है 0 से लेके x, उसमें दो चीजें बताई है। मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी कैसे तय करनी चाहिए,
प्राथमिकता कैसे तय करनी चाहिए, तो पहले जो O से X है वो अर्जेंट एक्सिस है, O से Y है वो इंपॉर्टेंट एक्सिस है। तो हमने कभी भी मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज को कहाँ इंटरसेक्ट होता है वहां से हमने शुरुआत करनी चाहिए, वो प्रायोरिटी हमने चुननी चाहिए। यह जॉन सी मैक्सवेल का भी कहना है, जैसे कि लेस इंपॉर्टेंट और लेस अर्जेंट जो प्रायोरिटी है उसको त्याग देना चाहिए, उसको में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट जो प्रायोरिटी है उसको ही अपनाना है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है, पंचसूत्री कार्यक्रम है और कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी इसका एंड रिजल्ट है। तो हमने उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट कहते हुए एसटीएम के बारे में प्रायोरिटी करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, अपनानी चाहिए। इस तरह से ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, इसको हम सक्सेस कर सकते हैं और अपना लक्ष्य केंद्रित करके कामयाब हो सकते हैं। यह मेरा कहना है, ये मेरा संबोधन है। मैं यहाँ विराम लेता हूँ। थैंक यू। जय भीम। जी थैंक यू सर। स्क्रीन प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी आज। मैं समझता हूँ स्क्रीन ने प्रॉपर आज काम नहीं किया और आपके नेट में भी दिक्कत थी थोड़ी सी। तो चलिए जो भी है, काफ़ी डिटेल में आपने समझाने की कोशिश की है और ये FIP टूल्स आपका पूरा